तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्वेश्चन ये है कि अब एग्ज़ाम हो गया है, रिज़ल्ट कब आएगा। ठीक है। दूसरा है कि रिज़ल्ट आने के बाद हमें क्या करना है। अगर हमारा लिस्ट में नाम नहीं आता, वेटिंग लिस्ट में अगर नाम आता तो हमें क्या करना है और कितना समय मिलेगा काउंसलिंग के लिए, और हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं अभी से आपको मैं बता दे रहा हूँ, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो। और डॉक्यूमेंट्स की जो टाइमिंग होनी चाहिए वो कितने दिनों के बाद बनने चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या है, रिज़ल्ट जो है आपका, देखिए इसमें 2023 का दे रखा है, 13/7/2023 यहाँ पर। तो ये रिज़ल्ट है आपका 10 से 15 जुलाई के बीच में आ जाएगा। ठीक है। और रिज़ल्ट में देखिए, ये जो रिज़ल्ट है वो 2023 का शुगर इंजीनियरिंग का दे रखा है। इसमें दे रखा है द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट दे आर प्रोविजनली सिलेक्टेड इन द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स of Associateship of National Sugar Institute in Sugar Engineering ANSI SC 8 Sugar Institute Kanpur. Admission shall be given to the candidate declared successfully in verification of necessary documents and deposit of fees given at attached divide annexure. तो all candidates are advised to present for counseling on 28/7/2023 at 10:30 AM। तो देखिए, जो आपका रिज़ल्ट है वो 10 से 15 के बीच में आ जाएगा। आप 15 जुलाई ले लीजिए। उसके बाद में आपको मैक्सिमम 14 से 15 दिन मिलेंगे। जैसे इसमें 13 तारीख को है, 28 तारीख को बुला लिया गया, शुगर इंजीनियरिंग का है। ठीक है। तो ये मान चलिए आपका रिज़ल्ट कभी भी आ जाता है तो उसमें आपको 14 से 15 दिन मिलेंगे। उसमें आपको रिपोर्टिंग टाइम 10:30 दे रखा है। आपको 10:30 बजे यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम कर लेना है और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाएं। अगर आप किसी चीज़ में अपेयरिंग है, आपका रिज़ल्ट आ चुका है और वो आपके पास में वो नहीं है, मार्कशीट नहीं है, तो आप उनको ये दिखा दीजिए कि हमारा रिज़ल्ट जो आ गया है। आप नेट वाली जो मार्कशीट है वो आप नेट वाली मार्कशीट उनको दिखा सकते हैं। ठीक है। और कुछ टाइम ले लीजिए उनसे कि हाँ, आपको ओरिजिनल हम इतनी तारीख तक दिखा दिए देंगे जब आपकी आ जाएगी। ठीक है। आप अब जब नेट वाली दिखा देंगे तो आप ओरिजिनल वाली के लिए आप टाइम ले लीजिएगा। ठीक है। देखिए, इस वाली लिस्ट में जनरल कैटेगरी की 16 सीटें दे रखी हैं इसमें, और जो 1 से 16 तक आपका जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये रैंक के हिसाब से आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और कैंडिडेट के नेम दे रखे होंगे। और जर्नल में जिन्होंने रूलर का सर्टिफिकेट लगा रखा है उनके सामने रूलर ज़रूर लिख रखा है। ठीक है। तो रूलर सर्टिफिकेट आपको ज़रूर प्रोवाइड कराना है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। ठीक है। और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड कराने होंगे। ठीक है। और देखिए, फ़ीस में क्या क्या आपको ले जाना है, पहले तो आपको मैं कैंडिडेट की दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद दिखा रहा है कि नो कैंडिडेट अंडर शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी अवेलेबल देयर, थ्री सीट्स आर ट्रांसफ़र टू द शेड्यूल कास्ट कैटेगरी। ठीक है। जब इसमें ट्राइब कैटेगरी की नहीं है तो इन्होंने जो शेड्यूल कास्ट है SC के लिए 3 सीटें जो है ट्रांसफ़र कर दी गई हैं, वरना ये 3 सीटें रिजर्व रहती हैं ट्राइब कैटेगरी के लिए। ठीक है। तो देखिए, 16 सीट्स ये हो गई जर्नल की। इसके बाद में आपको दिखाते हैं शेड्यूल कास्ट की। तो शेड्यूल कास्ट की जो है 9 सीटें हो गई, 3 जो इसमें ट्रांसफ़र कर दी गई, 6 + 3। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे रखी रजिस्ट्रेशन नंबर और कैंडिडेट्स दे रखे हैं, और उनकी रैंक दे रखी। जर्नल की रैंक 36 है, जनरल की 40 41 46 इस हिसाब से रैंक दे रखी है। ठीक है। और SC में 1 2 3 4 5 6 9 दे रखा है, और फिजिकली चैलेंज है उसके सामने फिजिकली दे रखा है, रूलर का है तो रूलर दे रखा है। ठीक है। इसके बाद में जो OBC की रहेंगी वो 11 सीटें, नंबर ऑफ़ सीट जो 11 सीटें उनके भी रजिस्ट्रेशन नंबर और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट नेम दे रखे हैं। रैंक दे रखी है उनको 17 18 21 23 24, ये उनकी जनरल रैंक दे रखी है। और OBC का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दे रखा है, और जिन्होंने रूलर का सर्टिफिकेट लगाया उनके सामने ये रूलर लिख के आ रहा है। ठीक है। इसके बाद में EVS में आ जाइए। EVS में टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 4 हैं। ठीक है। 1 2 3 4, और EVS में 2, जिन्होंने 2 रूलर के दिए उन्होंने रूलर के सामने रूरल लिख के आ जाएगा। ठीक है। जिन्होंने EVS कैटेगरी से हैं और रूरल भी दे रखा है। ठीक है। तो इस हिसाब से सारी सीटें जोड़ेंगे वो तो टोटल जो सीट्स आएंगी वो नंबर हमारी टोटल 40 सीटें आ जाएंगी। ठीक है। और जो आपके रैंक दे रखी है ओवरऑल रैंक वो 1 2 3 4 5 6 जर्नल लिख रखा है, इसके हिसाब से रैंक आपकी चलेगी। ठीक है। इसके बाद आपको दिखाते वेटिंग लिस्ट। और देखिए, ये है वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट में भी 1 2 3 4 5 6 17 इन्होंने वेटिंग लिस्ट का कॉल किया हुआ है। ठीक है। उनकी रैंक कर दी है 20 26 27 28 30 34, ये उनकी ओवरऑल रैंक है। और कैटेगरी दे रखी है इसमें
ईवीएस का 5 है और ओबीसी का 12 है, 13 है, 14 है, 15, 16, 6 एससी और एससी, ठीक है। और तो ये कुछ वेटिंग लिस्ट भी दे रखी है। अब अच्छा ये क्वेश्चन आता है कि वेटिंग लिस्ट वाले क्या करें, वेटिंग लिस्ट आ गई, क्या उनका होना संभव है कि नहीं संभव है। ऐसा है, पिछली साल 2023 में कुछ गलतियाँ हो गई थी और कुछ जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट वाले थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले थे, और कुछ 5 या 10 तक ले लीजिए, तो उन्होंने क्या किया था कि वो लोग वेटिंग लिस्ट के चक्कर में नहीं गए थे। उन्हें लगा कि वेटिंग लिस्ट है तो हमारा नंबर नहीं आएगा, तो वो लोग वेटिंग लिस्ट के चक्कर में नहीं गए थे। बट आपको एक चीज़ बता दें, हम बहुत ही बढ़िया चीज़, आपको काम की चीज़ बता रहा हूँ जो आपको गलती ना हो। तो देखिए, वेटिंग लिस्ट में 2023 में कुछ बच्चे तो नहीं गए थे, लेकिन कुछ बच्चे क्या थे, वेटिंग लिस्ट वाले सारे उन्होंने फ़ीस के जो डिमांड ड्राफ्ट बनवा लिए थे, और डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के बाद में वो लोग काउंसलिंग में गए हुए थे। तो ऐसा हुआ था कि जो ऊपर के जो 40 नंबर दिए थे छात्र, उनमें से क्या थे, कुछ छात्र अब्सेंट थे। तो उस दिन वो छात्र उस दिन नहीं आए थे, तो उन्होंने क्या किया था, कॉलेज वालों ने क्या किया था, जो वेटिंग लिस्ट वाले आए हुए थे उनको रिकॉल किया गया था, और वेटिंग लिस्ट के कम से कम 4 से 5 लोग क्या हो गए थे, सिलेक्ट हो गए थे, ठीक है। उन्होंने अपना सारा डॉक्यूमेंट्स दिखा के और फीस जमा करके वो लोग एडमिशन ले लिए थे। ठीक है। अगर बाई चांस क्या हुआ था, वेटिंग लिस्ट में भी कुछ लोग नहीं आए हुए हैं और जो काउंसलिंग में दे रखे हैं वो लोग भी नहीं आए हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, कॉलेज जो क्या करता है, एक सेकंड लिस्ट जारी करता है, जिसमें फर्स्ट लिस्ट के जो वेटिंग लिस्ट में नाम है, ठीक है, उनके नाम नहीं दिए जाते हैं। वो नए जो है, नए कैंडिडेट का लिस्ट जारी की जाती है। तो जो पुराने कैंडिडेट हैं उनको मौका नहीं मिलेगा, जो फर्स्ट लिस्ट में वेटिंग लिस्ट में आ गए हैं। तो सेकंड लिस्ट जो बनाई जाएगी वो नए कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी, और उसमें से सेलेक्ट किए जाएंगे अगर सीटें कुछ खाली रह जाती हैं, ठीक है, एडमिशन के टाइम पर। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको वेटिंग लिस्ट वालों को क्या करना है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, और आप पॉसिबिलिटी यही रखिए कि अगर आपका वेटिंग लिस्ट में 4 से 5 रैंक या 10 रैंक भी है, एक बार आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग कॉलेज जाके एडमिशन ले सकते हैं, अगर कोई स्टूडेंट नहीं आता है तो। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए फ़ीस क्या रहेगी। 2023 की जो फ़ीस रहेगी वो गवर्नमेंट फ़ीस जो है ट्यूशन, वो SC ST के लिए 38,900 है, और अदर देन के लिए 43,700 है। और ये फ़ीस 2024 में रिवाइज हो जाएगी, हो सकता है बढ़ी हुई आपको मिले। और जो आपको पहला जो बैंक ड्राफ्ट बनवाना है वो नेशनल डायरेक्टर के नाम से बनवाना है, डायरेक्टर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर। इसके बाद में दूसरा हॉस्टल फ़ीस आपको विद मैश एडवांस में देना है 26,300 SC ST के लिए, 26,300 अदर देन के लिए। हो सकता है 2024 में फ़ीस थोड़ी सी बढ़ जाए। ये आपको बनवाना हॉस्टल वार्डन नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर। और इसका तीसरा आपको CSA फ़ीस जो है 5500 है, क्वेश्चन मनी दोनों के लिए सेम है, और हो सकता कुछ बढ़ जाए, 6,000 हो सकती है इस बार। तो काउंसिल ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज़ नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर। तो CSA फ़ीस बनवाने के बाद में इसका क्वेश्चन मनी एंड एलुमनी फ़ीस स्कॉलरशिप अकाउंट 2,000 रहेगी दोनों के लिए। ये आपको डायरेक्टर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर इनके लिए बैंक डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है। ठीक है, इसके बाद में देखिए थर्ड, पहला दूसरा तो आपको गया रिपोर्टिंग टाइम देर की पहले पॉइंट में। दूसरा में कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द सेपरेट बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम द नेशनलाइज बैंक टुवार्ड्स फीस डिपोजिशन, ये हमने आपको बता दिया। तीसरा पॉइंट कह रहा है आफ्टर डिपोजिशन बैंक ड्राफ्ट एंड द फोटो कॉपीज ऑफ द ऑल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड प्रूफ ऑफ एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कैटेगरी शैल बी चेक्ड वेरीफाइड फ्रॉम द, ये सारे आपको चेक होंगे। और जो एज लिमिट हमारी जो रहनी चाहिए आप लोगों की 35 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1/7/2024 से कैलकुलेट होगी, यहाँ पे 23 दे रखा है। और SC ST कैटेगरी होगा या OBC जो भी होगा आपके, इनके पास में आपके पास में ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट की जो इशू डेट है वो आपकी 31/3/2022 से आगे की होनी चाहिए। अगर 24 की बात कर रहे हैं तो आपकी 31/3/2024 के 23 के बाद की होनी चाहिए। ठीक है, सेम EVS के लिए है। और ई पॉइंट कर रहा, 4 कैंडिडेट बिलोंग टू रूरल कैटेगरी, द सर्टिफिकेट मस्ट बी गिवन इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जनरेटेड फ्रॉम NSI वेबसाइट। देखिए, जो आपने फॉर्म भरा था उस वेबसाइट पे आपका एक रूरल कैटेगरी सर्टिफिकेट जनरेट हुआ था, उसको आपको भर के ओरिजिनल आपको दिखाना है। और डिफेंस कैटेगरी के तो डिफेंस आपको दिखाना है। ठीक है, और जी पॉइंट कह रहा है द फॉर द कैंडिडेट बिलोंग द फिजिकल चैलेंज, अगर आप फिजिकल चैलेंज है तो अब भी आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट सेल बी वेरीफाई ओनली आफ्टर डिपोजिशन, बैंक ड्राफ्ट के बाद में डॉक्यूमेंट्स आपके जो वेरीफाइड होंगे, पहले आपकी फ़ीस जमा होगी
और कैंडिडेट हु आर नॉट हैविंग द एलिजिबल क्वालिफिकेशन ऑफ द एडमिशन में नॉट दैट द डिपोजिशन फॉर द पार्टिकुलर इन गवर्नमेंट अकाउंट इज़ नॉट रिफंडेबल। अगर आप क्वालिफिकेशन नहीं है आपके पास में, आपने डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, तो आपकी फ़ीस रिफंडेबल नहीं है। और जो आपकी लिस्ट मिलेगी, जो आपको 5 बजे सेम डेट को आपको डिक्लेयर हो जाएगा एडमिशन किस किस का हुआ है, किस किस का नहीं हुआ है। लेकिन जनरली आपके अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं मोस्टली, तो आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट ऑफ अदर कैंडिडेट विल बी रिफंड आफ्टर 5 PM ऑफ द सेम डे। अगर आपका नहीं हुआ है, ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट जिनका नहीं हुआ है उनका डिमांड ड्राफ्ट इसमें साफ साफ लिख रहा है रिटर्न कर दिया जाएगा 5 बजे के बाद में डिमांड ड्राफ्ट। और 8वां पॉइंट कह रहा है सेलेक्टेड कैंडिडेट एंड देयर गार्जियंस हैव टू सबमिट ड्यूली साइंड सेपरेटेड एफिडेविट रिलेटेड टू एंटी रैंकिंग एज पर फॉलोइंग फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द एंटी रैंकिंग वेबसाइट। तो कहने का मतलब है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप एक एंटी रैंकिंग फॉर्म जो है फिल करके दे दीजिएगा। अगर आप उस समय नहीं दे सकते तो आप लिखा सकते हैं, उसमें लिख जाएगा कि आपको एंटी रैंकिंग फॉर्म देना है, तो आप बाद में आप एंटी रैंकिंग फॉर्म भर के दे दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद में उसमें इन्होंने दे रखा है कि रेगुलर क्लासेस ऑफ दिस कोर्स विल बी 31/7/2023 दे रखा है। अब 2024 की बात आएगी तो आपको 2 से 4 दिन के अंदर अंदर आपको क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो आपको हॉस्टल उसी दिन आप अगर आप चाहें तो सारे जो बिस्तर है, कपड़े हैं, उसी दिन आप ले आएँ। ठीक है। तो आप अगर उस दिन ले आएंगे तो आपको एक हॉस्टल मिल जाएगा, एडमिशन हो जाएगा आपका। तो और हॉस्टल में आप सारे मतलब सामान रख दीजिएगा, आपको हॉस्टल अलाउड हो जाएगा। हॉस्टल में आप रुकिएगा, 2-3 दिन बाद आपकी क्लास शुरू हो जाएंगी। वरना आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप क्या करें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन होने के बाद में आपका एडमिशन जब हो जाएगा, तब क्लास स्टार्ट हो, तब आप अपना सारा सामान ला के हॉस्टल में शिफ्ट कर लीजिएगा और क्लास आप रेगुलर कीजिएगा। क्योंकि क्लास में जो है आपकी 75% प्लस आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। ठीक है। इससे नीचे हुई तो आपका फ़ाइन भी पड़ सकता है, क्योंकि ये शेड्यूल हुआ था, फ़ाइन का भी हो सकता है। और एग्ज़ाम टाइम में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको अटेंडेंस पूरी रखनी है और प्रॉपर क्लास आपको लेनी है। और आपको हॉस्टल लेना ही लेना पड़ेगा। ठीक है। तो आप जहाँ से भी हो तो आपको हॉस्टल में लेना पड़ेगा और हॉस्टल का ही जो भी खाना है आपको वहीं खाना पड़ेगा। ठीक है। तो हॉस्टल फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, ये कंपलसरी है। और रेगुलर क्लास आपकी कंपलसरी है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है।